कांग्रेस में ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो नेता आधारित पार्टी। अगर नेता को आप हटाएंगे तो पार्टी खत्म। हम ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब से मैंने जन्म लिया है चौधरी चंद्र कुमार जी वहाँ के कांग्रेस के नेता है और आज तक मैं ये देख रहा हूँ कि आज भी कांग्रेस मजबूर है कि उन्हीं को चुनाव होगा। क्यों कांग्रेस मजबूर है? क्योंकि वहाँ पर कोई कार्यकर्ता उन्होंने इस रूप में खड़ा नहीं किया जो आज वहाँ चुनाव लड़ सके। हिमाचल प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव अब सर पर है। ऐसे में कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू किया जाएगा और अब लगभग सभी प्रमुख पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैदान में है। और एक बड़ी बात यह है कि अभी तक दोनों ही बड़ी पार्टी, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित किए हैं। ऐसे में कई उत्सुकता तब बढ़ जाती है जब चुनावी रणभूमि में बकायदा आम कार्यकर्ता भी टिकट के लिए इच्छुक होता है। अमूमन देखने को इस बार मिला कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक विधानसभा में कई टिकट के चाहवान हैं। हालांकि अंतरिम मुहर पार्टी के शीर्ष आला हाईकमान को लगाना है, लेकिन इसी बाबत हम बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश के सचिव हैं इस वक्त। जी हां, हम बात कर रहे हैं विशाल चौहान की, जो कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। लेकिन चाहे वो किसी भी रैली के संपर्क में रहे, किसी भी कार्यक्रम के संपर्क में रहे, उनका योगदान बखूबी मैदान में देखा जा सकता है। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या चल रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो प्रदेश में सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे कि एक कवायद आ चुकी है और लगभग अब तो प्रधानमंत्री आ चुके हैं हिमाचल में। ऊना में संबोधन दिया उन्होंने, चंबा में संबोधन दिया उन्होंने और अब लगभग सभी पार्टियों के आला से हाईकमान जो उनके प्रवक्ता हैं वो हिमाचल प्रदेश आएंगे। ऐसे में क्या लगता है सरकार जिस मोड पर है रिपीट करेगी, रिवाज बदलेगी क्या? देखिए पांडे जी, जो वातावरण आज चुनाव के समय हिमाचल में देखने को मिल रहा है और उसमें आप सब लोग जानते हैं जैसे दो मुख्य पार्टियां आपस में यहां चुनाव लड़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और विपक्ष की पार्टी हमेशा विधानसभा के चुनाव में जिस भूमिका में आती थी वो भूमिका में आज कांग्रेस नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने एक संकल्प लिया है कि इस बार हम हिमाचल में फिर से सरकार बनाएंगे, क्योंकि यहां पर जो रिवाज है कि बारी बारी सरकार बदली जाती है, उस रिवाज को हम बदलेंगे और जनता के आशीर्वाद से बदलेंगे। तो इसलिए है कि पिछले 5 सालों में हमें विश्वास है कि हमने हिमाचल प्रदेश की जनता का ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा की। नहीं, कैसे बदलेंगे आप? एक तरफ कहते हैं कि आप सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। जो वर्तमान परिस्थिति है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, आप तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पूरे प्रदेश में आपका घूमना भी रहा, वर्तमान में सचिव भी हैं, तब भी आप प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस हालात से भी भारतीय जनता पार्टी का दौर गुजर रहा है, जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि हर एक विधानसभा में 2-4 टिकट के चाहवान हैं? अंदरूनी तौर पर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो टिकट की चाहत रख रहा है वो नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र है और राजनीतिक पार्टियों में हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि अगर पार्टी मौका दे तो चुनाव लड़ने की इच्छा, और ये इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है। और हर कार्यकर्ता की इच्छा हो सकती है चुनाव के समय में, वो केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों में भी है। लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी वही व्यक्ति हमारा कैंडिडेट होगा, हम सब मिलजुल करके उसको जिताएंगे। ये जो माहौल है ये भाजपा के अंदर ज्यादा मजबूती से ये माहौल है, क्योंकि यहाँ पर संगठन सर्वोपरि कार्यकर्ता को नीचे से लेकर ऊपर तक ये प्रैक्टिकल रूप में सिखाया जाता है। कांग्रेस में ये कल्चर नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो नेता आधारित पार्टी। अगर नेता को आप हटाएंगे तो पार्टी खत्म। हम ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की मैं आपको उदाहरण देता हूं।
कि जब से मैंने जन्म लिया है चौधरी चंद्र कुमार जी वहां के कांग्रेस के नेता हैं, और आज तक मैं ये देख रहा हूं कि आज भी कांग्रेस मजबूर है कि उन्हीं को चुनाव लड़वाना है। क्यों कांग्रेस मजबूर है? क्योंकि वहां पर कोई कार्यकर्ता उन्होंने इस रूप में खड़ा नहीं किया जो आज वहां चुनाव लड़ सके। इसलिए ये कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल है, और आज जो उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसी के। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते हैं, टिकट की चाहवान हर कार्यकर्ता रखे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जहां काम करने वाले कार्यकर्ता को आगे लाया जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बचपन में उन्होंने चाय बेची है या संघर्ष किया है, लेकिन अपनी मेहनत पे वो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, और उसी मेहनत को आगे करते हुए वो देश की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बचपन से उन्होंने, वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। उनके पिताजी स्वयं एक मिस्त्री थे और उन्होंने संघर्ष किया है, और बचपन में संघर्ष करते करते वो वैचारिक अपने राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े, और वहां में संघ में विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए युवा मोर्चा से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, और आज पार्टी उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन ये उदाहरण आपको कांग्रेस में देखने को नहीं मिलेंगे, जहां कार्यकर्ता अपनी मेहनत से आगे आता है। उनका वर्किंग कल्चर है, उनमें सीधा कल्चर है कि नेता आगे आएगा। जिस दिन नेता चुनाव लड़ने में अक्षम हो जाए, किसी कारण से नहीं लड़ पाए, तो नेता के परिवार का कोई संबंधित व्यक्ति, वहां पर परिवारवाद हावी है, इसलिए वो उसको आगे करते हैं। पूरे कांगड़ा का आप उदाहरण लीजिए, हर विधानसभा में या तो नेता स्वयं चुनाव लड़ते हैं, और जहां नेता चुनाव नहीं लड़ पाते किसी कारण से, तो वहां उनके परिवार के संबंधी वहां पर चुनाव लड़ते हैं। ये कांग्रेस का कल्चर है। आपने कांग्रेस की कल्चर तो बता दिया, आरोप भी लगा दिया कि चौधरी चंद्र कुमार वहां पर ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में दूसरा कोई लीडर पनपने नहीं दिए, बनने नहीं दिए। जहां आपके लीडर हैं, जहां पहले से 5 साल लोग सेवा कर रहे हैं, अगर हम आपका ध्यान थोड़ा कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र की तरफ ले आए, पवन काजल जब तक कांग्रेस में रहे आप लोगों ने आरोप लगाया, जैसे ही पवन काजल भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए, पवन काजल अच्छे हो गए। लेकिन क्या यही दर्द आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ज्वाली विधानसभा में चौधरी चंद्र कुमार दूसरा लीडर पनपने नहीं दिए, क्या यही दर्द आपको कांगड़ा में नहीं दिख रहा कि जहां ऑलरेडी पहले से 5 कार्यकर्ता हैं, उनको उम्मीद है, उनका राइट है टिकट की चाहत रखना, वहां आप उनके सर पर दूसरा लीडर बैठाए थे, तब कार्यकर्ता का दर्द क्यों नहीं दिखाई था विशाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो कोई आना चाहता है उसका स्वागत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं संगठन को मजबूत करना है तो नए से नए लोग पार्टी में जुड़ने चाहिए। कांगड़ा में किसको टिकट मिलेगा अभी ये फाइनल नहीं है, बेशक पुराने कार्यकर्ता को भुला दिया, किसको टिकट मिलेगा ये अभी फाइनल नहीं है। पार्टी, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भले ही एक कार्यकर्ता कोई नया जुड़े ना जुड़े, लेकिन पुराना कार्यकर्ता नाराज नहीं होना चाहिए। इस पद्धति के ऊपर हम काम करते हैं। अब कोई नया कार्यकर्ता वहां पर आकर के जुड़ जाता है तो उसका स्वागत है, आए पार्टी में काम करें। लेकिन जो आप, मैं कांगड़ा से ही आपको जोड़ना चाहता हूं, चौधरी चंद्र कुमार जी ज्वाली से आज कांग्रेस की मजबूरी है। जब प्रतिभा सिंह जी हिमाचल में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हैं तो वो चौधरी चंद्र कुमार जी जैसे बुजुर्ग व्यक्ति को स्थान ना देते हुए पवन काजल जी को स्थान देते हैं एज ए ओबीसी लीडर। लेकिन जब पवन काजल जी भाजपा ज्वाइन कर जाते हैं तो मजबूरी में उनको कहां जाना पड़ता है, चौधरी चंद्र कुमार जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना पड़ता है। इसलिए वो चॉइस नहीं है उनकी, वहां पर कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है उस पार्टी, वो मजबूरी में व्यक्ति को मौका देते हैं। वो मजबूरी में ही उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं, मजबूरी में ही उनको चुनाव लड़वा रहे हैं। और आपको भी ये ध्यान में है और मेरा भी ये मानना है कि मजबूरी में किया हुआ कोई भी काम कभी सफलता की ओर नहीं। ये बार बार एक इतने वरिष्ठ नेता, आप भी जानते हैं कि चौधरी चंद्र कुमार कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। वो आपको नहीं लगता कि जितनी लंबी राजनीति उन्होंने देखी है, उतना लंबा कैरियर, आपको उम्र भी उतना नहीं होगा, फिर उनको मजबूर नेता बताना कहीं ना कहीं किसी के सम्मान पर ठेस पहुंचाना हो? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि मेरी जिससे चौधरी चंद्र कुमार जी या किसी भी व्यक्ति को कभी ठेस लगे, लेकिन राजनीतिक बात है, एक विधानसभा के भविष्य की बात है। चौधरी चंद्र कुमार जी के व्यक्तिगत जीवन में मैंने कभी उनकी बुराई नहीं की, लेकिन हाँ, विधायक बनने में आज लगभग 78 वर्ष से ज्यादा की आयु है। और आज से ठीक मैं ये मानता हूं कि 2004 की बात है जब उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया था और अपने बेटे नीरज भारती जी को चुनाव लड़वाया। ठीक है। और वो एक चुनाव हारे और उसके बाद 2 चुनाव जीते। उसके बाद चुनाव जीत के उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया। और पिछले, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वहां पर थोड़ी कमजोर थी पिछले 2017 के उसमें,
तो जब वो कमजोरी लगी तो नीरज भारती जी को ये लगा कि नहीं, मैं तो नहीं जीत सकता, इसलिए शायद वो मजबूर हुए कि हमें चौधरी चंद्र कुमार जी को चुनाव लड़वाना चाहिए। शायद उस सिंपैथी में जो आप बात कर रहे हैं कि पुराने नेता हैं, लोग उनको वोट देंगे, लेकिन लोगों ने वोट दिया नहीं और वो चुनाव हार गए, बहुत बड़े मार्जिन से वो चुनाव हारे। हम ये कह रहे हैं कि आज कांग्रेस के पास या तो पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हैं, आपने भी देखा होगा, चुनाव लड़वाने की इच्छा। लेकिन ज्वाली विधानसभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस के नेता अपने पिताजी को चुनाव लड़वाने में लगे हैं और गली गली जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और एक ही आग्रह जनता के बीच में कर रहे हैं कि ये चौधरी साहब का अंतिम चुनाव है और आप अंतिम चुनाव के नाम पर उनको वोट दीजिए। चुनाव हमेशा विकास के नाम पर लड़े जाते हैं, इमोशनल कार्ड से कभी चुनाव नहीं लड़े जाते। मैं तो दोनों तरफ से आपको कह रहा हूं, कोई ठेस वाली बात नहीं है। मैंने तो बनाया नहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। अगर वो उनको कांग्रेस को इतनी जरूरत होती तो पवन काजल जैसे युवा व्यक्ति को क्यों बनाते, सीधे उनको बनाते। अब पवन काजल जी भाजपा में चले गए तो मजबूरी में चौधरी चंद्र कुमार जी लाने पड़े। ज्वाली में कोई कैंडिडेट है नहीं, नीरज भारती जी को अपने पे विश्वास है नहीं कि मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं चुनाव जीत सकता हूं, इसलिए मजबूरी कहां जा रही है चौधरी चंद्र कुमार जी की। इसलिए मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं, वो मजबूरी है उनकी चुनाव लड़ना, मतलब इसलिए वो मजबूर है। कांग्रेस की मजबूरी है या चौधरी चंद्र कुमार की मजबूरी? दोनों की मजबूरी, दोनों की मजबूरी। दोनों। चलिए, तो इससे पहले भी विशाल चौहान की तरफ से मीडिया के द्वारा यही बात सामने आई थी कि चौधरी चंद्र कुमार मजबूत नहीं मजबूर लीडर हैं। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र, जहां वर्तमान में भाजपा के ही विधायक है अर्जुन ठाकुर। लेकिन वर्तमान विधायक अर्जुन ठाकुर के होने के बावजूद अब टिकट के लिए वहां भी कई नाम सामने आने लगा है। यूं तो हिमाचल प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्र में ऐसे और भी कई लीडर बाहर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, जो टिकट की चाहत रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस बात की दावे करती है वो कहती है कि हमने 5 साल विकास किए हैं और विकास के नाम पर ही हिमाचल की जनता इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगी। तो विशाल जी, अगर आपके विधायक अर्जुन ठाकुर जो वर्तमान में हैं, अगर इतना ही बड़ा बड़ा काम किए हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हो, वहां पे कोई अनोखा ऐसा कार्य किया हो जब कांग्रेस वहां पे सत्ता में थी, जब कांग्रेस की वहां पकड़ थी, उसके बाद आपके माननीय विधायक ने ऐसा कोई कार्य किया हो, अगर किया है तो फिर विधायक के रहने के बावजूद किसी नए प्रत्याशी के नाम पर मुहर के लिए क्यों सोच रही है पार्टी, या कई और लीडर क्यों वहां पे खड़े हो रहे हैं? विधायक ही ठीक थे, मतलब नहीं बनता जिस विधायक ने अच्छा काम किया हो, आला शीर्ष हाईकमान या वहां के लीडर किसी और चेहरे का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, एक बात से मैं आपकी सहमत हूं कि पहले अधिकार जो होता है किसी भी पार्टी में, वो विधायक का अधिकार होता है चुनाव लड़ने का। और इसलिए चुनाव का अधिकार होता है क्योंकि उन्होंने 5 साल में इतनी मेहनत की होती है जिससे कि पार्टी में या समाज में एक मजबूत नेता के रूप में वो खड़े होते हैं। मेरा मानना है अगर विधायक जी ने मेहनत की है तो पार्टी उनको टिकट देगी। अभी तक ज्वाली की टिकट का कोई फाइनल नहीं, और पार्टी किसी और कार्यकर्ता को भी मौका दे सकती है, जिसको भी मौका देंगे। लेकिन ज्वाली में हम भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी, क्योंकि पिछले 5 साल में ज्वाली के अंदर अभूतपूर्व विकास हुए, पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में हुए हैं और ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे कई विकास हुए हैं जो, जैसे आपने मॉडल के रूप में कहा, हमारा पूरा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर बेसहारा पशु जो सड़कों पर घूमते हैं फसल को उजाड़ देते हैं। लेकिन इस समस्या को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम जी की सरकार ने समझा और आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए का लगा करके एक गौ सेंचुरी वहां पर खड़ी की गई है। न केवल शिलान्यास हुआ बल्कि उद्घाटन भी कर दिया है और 2000 से ज्यादा जितने बेसहारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं उन सबको इकट्ठा कर करके उनको पालना है। लेकिन इस पे किसने सोचा? तो हमारी सरकार ने सोचा। इस 5 साल में मेरे विधानसभा के अंदर, ज्वाली विधानसभा के अंदर 10 नई पंचायतों का गठन किया। कोटला के अंदर एक ही जल जीवन मिशन के तहत एक क्षेत्र में 40 करोड़ की एक ही योजना आई है जिसमें हर घर में नल लग रहा है और 80% कार्य इसमें पूर्ण हो चुका है। भले ही उस नल में पीने का स्वच्छ जल हो या ना हो, पीने का पानी भी आ रहा है। योजना पूरा ग्राउंड में कह रहा हूं 80% कार्य पिछले 5 साल में पूर्ण हो चुका है नल के लगने का।
और 100 करोड़ से ज्यादा पूरे ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत पिछले 5 वर्षों में खर्च किए। ज्वाली के अंदर डिग्री कॉलेज खोला गया, कोटला के अंदर डिग्री कॉलेज खोला गया, ज्वाली के हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया, नगरोटा सूरिया के हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया। डिग्री कॉलेज लाया कौन था? आपके माननीय विधायक या पूर्व में जो विधायक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्वाली में डिग्री कॉलेज खोला है और अब कोटला में भी डिग्री कॉलेज, 2 कॉलेज मेरी विधानसभा में जयराम ठाकुर जी ने हमें एक तोहफे के रूप में दिए ताकि वहां के गांव के बच्चे जो है वो बाहर पढ़ने ना जाए, उनको गांव में ही सुविधा मिले। ये मेरी सरकार की अचीवमेंट्स हैं। और भी हम कई योजनाएं ऐसी हैं, 17,000 से ज्यादा नलके मेरी विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में लगे हैं और कांग्रेस के नेता खुद इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। जिस विभाग में वो मंत्री रह चुके हैं वहां ये आवश्यकता पड़ रही है ज्वाली के अंदर कि 17,000 नलके आज लगाने पड़ रहे हैं 5 सालों में। तो आपने क्या विकास किया, किस विकास के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने? मतलब आप ये कहना चाहते हैं, चलिए विशाल जी एक बात समझा रहे हैं हमें कि इनके माननीय विधायक ने नलके बहुत लगा दिए, तकरीबन 17,000 का आंकड़ा इन्होंने दे दिया, 2 कॉलेज खुल गए ज्वाली में भी और कोटला में, लेकिन अभी तक चाहे वो माननीय विधायक हो या विशाल चौहान जो कि हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, आपने ये नहीं बताया कि 17,000 बेरोजगारों के लिए ऐसी कौन सी बड़ी कंपनियां आपके यहां आ गई, ऐसा कौन सा बड़ा फैक्ट्री आपके यहां खुल गया जो बेरोजगार आज से 5 साल पहले थे या 5 साल में पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए, उनके लिए रोजगार का कोई साधन आपने मुहैया कराया हो या आपके विधायक ने कराया हो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर? देखिए, बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और मैं खुद एक युवा हूं और मुझे मालूम है कि बेरोजगारी का सामना जब कोई युवा करता है तो उसको कई प्रकार के मानसिक तनाव और कई प्रकार की स्थितियों से जूझना पड़ता है। रोजगार मिलना चाहिए और युवाओं को रोजगार कैसे उसमें बढ़ावा दिया जाए, तो मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इस योजना का शुभारंभ आते ही किया था, जिस योजना के तहत कोई भी युवा जो है वो जब कोई अपना कार्य कोई शुरू करता है तो उसको सरकार की तरफ से भी सब्सिडी के रूप में कुछ सहायता की जाती है। और आंकड़े मेरे पास नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज्वाली विधानसभा के कई युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया। मेरा ही नहीं, तमाम जो साथी आपको देख रहे हैं ना ज्वाली विधानसभा क्षेत्र खास करके, वो यही जानना चाहते हैं कि माननीय आपके अर्जुन ठाकुर जो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, ऐसी कौन सी बड़ी फैक्ट्री वहां पर लेके आए? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना या कई सारी योजनाएं हैं, वो आपकी मजबूरी नहीं है, वो आपका प्रयास है, आपको करना पड़ेगा। इसलिए आम तमाम जनता ने आपको जिताया, आपकी सरकार बनी, ये आपका प्राथमिकता से आपको ये करना पड़ेगा और आपने किया। ये कोई मतलब नहीं है कि जी हमारी सरकार बन गई तो हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लगा दिया, हमने हर घर में नलके लगा दिए। क्या सिर्फ नलके लगाने से, 2 कॉलेज खोल देने से आपके विधायक का काम हो गया, जिम्मेवारी समाप्त हो गई, या आपका दायित्व तो पूरा हो गया? क्योंकि आने वाला जो वर्तमान है उसमें जो 5 साल पहले के और 5 साल आज के 10 साल के जो बेरोजगार युवा हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी फैक्ट्री लग गई ज्वाली विधानसभा में जिसके मार्फत आप ये कह सके कि हमने जी इतने रोजगार दिए। ऐसा कौन सा काम किया आपने, वो बताइए। नहीं, मैं आप सीधी बात कर रहे हैं। देखो, 17,000 नलके लगना की मजाक का बात, वो बेसिक नीड है मेरे विधानसभा। हर घर में आज समय नहीं है कि हम बोरियों पे जाएं। नहीं, नलका लगाना विकास नहीं आता है। आप एक बात मानिए, कुएं पे जाएं, पानी भरें पूरा दिन। आज हर घर के अंदर आप मानते हैं कि टैप वाटर पानी चाहिए, फ्रेश पानी, ठीक है। और पूरे देश में मोदी जी ने योजना चलाई, हिमाचल में भी जयराम जी ने इस योजना को धरातल पर लाया। इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपया खर्च दिया 5 साल में, जो कभी ज्वाली में आज तक खर्च नहीं। इसको आप विकास नहीं मानते? 2 कॉलेज खुलना, क्या कॉलेज खुलना, ITI खुलना, हॉस्पिटल के अपग्रेड होना, नई पंचायतें बनना, काऊ सेंचुरी बनना, और भी कई योजना, नए BDO ऑफिस बनना, क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? क्या इसको डेवलपमेंट नहीं करते? मैं ये मानता हूं डेवलपमेंट कांग्रेस के समय भी हुई है, डेवलपमेंट भाजपा के समय में, लेकिन ज्वाली में का ये दुर्भाग्य जरूर रहा है कि वहां पर जो आप जिस विषय को ला रहे हैं, जिस विषय में सोचना चाहिए कि कम से कम रोजगार कैसे मिले, लेकिन माननीय हमारे देश के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मानना है कि आज का युवा जो है वो जॉब मांगने वाला ना बने, जॉब देने वाला बने, वो अपना आत्मनिर्भर बने। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को मानते हुए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लाई,
जिसके तहत युवा अपने दम पर अपना काम खड़ा नहीं, करे। कोई ये हिमाचल प्रदेश में कोई अनोखा काम थोड़ी हुआ। क्यों? आप तमाम और प्रदेशों में देखिए, वहां भी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चल रहा है, वहां भी मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चल रहा है, वहां भी नल के लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात विशाल चौहान ने यह कहा है कि सचमुच वो इस बात को मानते हैं कि जो रोजगार के जो अवसर हैं ज्वाली विधानसभा में आने चाहिए वो नहीं आए हैं, और यही RV7 की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारा टैगलाइन है, सच है तो दिखेगा। और हम ये कहते हैं कि आवाम को यह बात समझनी चाहिए कि क्या नलका लगाने से, कॉलेज खोलने से और पंचायत नए बना देने से क्या विकास के वो सारे मापदंड पूरे हो जाते हैं। रोजगार की जब बात आती है विशाल जी, तो कोरोना बहुत सामने आ जाता है, कोरोना आड़े आ जाता है। विकास के लिए सबसे बड़ी जो पिलर होनी चाहिए वो रोजगार होना चाहिए। आप युवा साथियों के लिए क्या सोच रहे हैं, यह सवाल होना चाहिए। 5 साल आप सत्ता में रहे, देखिए आपके सत्ता से पहले 5 साल जो विधायक थे वहां या सरकार थी, उन्होंने काम नहीं किया, तभी आवाम ने कहा कि नहीं, हम सरकार बदलेंगे, हम किसी नए व्यक्ति को बनाएंगे, और आपके विधायक वहां से चुने गए, उनकी जीत हुई। लेकिन आपको लगता है कि 5 साल पहले जिस उम्मीद में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की आवाम ने उनको वोट किया था, वो उसमें खरे उतर गए हैं, सारे मापदंड पूरे कर लिए उन्होंने। मेरी नजर में जो प्रदेश सरकार ने जो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में जो विकास में अपनी भूमिका निभाई वो अभूतपूर्व है। और आपका जो विषय है, जो आप रोजगार के ऊपर कह रहे हैं, रोजगार आज देश की नहीं, प्रदेश की नहीं, पूरे देश की समस्या बन गई है। और उसके पीछे का मूल कारण जनसंख्या भी है। जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मैं भी युवा हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हर युवा रोजगार चाहता है, मैं भी रोजगार चाहता हूं, हर कोई रोजगार चाहता है। लेकिन उसके लिए आप एक सिस्टम खड़ा करना, वो हमारी सरकार ने किया है, जिसको आप शायद नहीं मान रहे हैं कि सरकार का जो दायित्व है उसने अपनी ईमानदारी से निभाया है। लेकिन जो मैं आपसे बात से सहमत हूं कि एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर अगले 25 साल का विजन रख के एक विधायक को काम करना चाहिए। और उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को कैसे रोजगार मिले। वहां छोटे छोटे 20 से 25 उद्योग वहां लगे, ऐसा नहीं है कि वहां, और उसमें मैं सभी जो उद्योगपति हैं उनसे मैं मिल चुका हूं अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान, और सभी ने लोकल जो युवाओं को ही वहां पर मतलब देकर काम में लगाया। वहां क्रशर लगे हैं, वहां पे मशरूम फार्म लगे हैं, वहां पे फ्लोर मिल लगे हैं, वहां और भी बहुत ज्यादा ऐसे छोटी इकाइयां लगी हैं। लेकिन ये बात आपसे मैं सहमत हूं कि पठानकोट के साथ का क्षेत्र, वो ट्रेन कनेक्टिविटी के साथ का क्षेत्र है, वहां पर औद्योगिकरण का विकास होना चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज आती हैं वहां पर तो निश्चित तौर से जो है वहां के युवाओं को इसका और ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में इस बिंदु के ऊपर, और इसके साथ साथ ना केवल रोजगार, बल्कि जो ज्यादा समस्या पाई जा रही है आज के समय में वो नशे की समस्या है, जिसको राजनीति से आप नहीं जोड़ सकते। नशे की समस्या है, तो नशे को दूर करने के लिए जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में करने वाला काम है वो यही है कि हमारे 3 एरिया में वो विधानसभा बनती है, तीनों एरिया के अंदर अच्छे स्टेडियम्स वहां पर डेवलप होने चाहिए, जिसकी कमी मेरी विधानसभा में है। आने वाले समय में ग्राउंड है तीनों क्षेत्रों में, लेकिन उसको एक स्टेडियम और एक फैसिलिटी ऐसी देनी चाहिए कि वहां पर हमारे बच्चे जो है, हमारे युवा साथी जो है, वो जब भी जाए वहां पर खेल सकें और नशे की लत से दूर रहते हो। उनको ये ऑप्शन, उनको अगर उनको खेलने की भावना है तो आगे आए और समय दे, तो ये फैसिलिटी देना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने खेलो भारत के तहत पैसा भी दिया है पंचायतों को, लेकिन मुझे ये मानता कि बड़े मॉडल के रूप में कई विधानसभा में हिमाचल में ये काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन हमारी विधानसभा में ये काम होना चाहिए। रोजगार के साथ नशे के से बचाने के लिए युवाओं को भी, ये भी हमारा प्रयास है समाज के अंदर, ये ईमानदारी से किया जाना चाहिए। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें मैं आपकी बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि आने वाले समय में वहां पर उद्योग खोलना, जो भी विधायक है उसकी ये बेसिक, जिसको बोल सकते हैं मुख्य बिंदु है, जिस बिंदु के ऊपर उसको काम करना पड़ेगा। चलिए, आपकी सरकार ये भी कहती है कि ठीक है हम रोजगार पे काम करें, रोजगार की बात कर लिए। 2 बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है विशाल जी, और किसी भी विधानसभा क्षेत्र या प्रदेश के विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल, ये 3 जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपके ज्वाली में कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है, आपके ज्वाली के इर्द गिर्द कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। आप आज भी कॉलेज को लेकर के विकास की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस दिन उम्मीदवार हो, प्रत्याशी हो या विधायक हो, IIM और IIT जैसे संस्थानों को ला करके अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात करेगी, उस दिन शायद प्रदेश विकास की तरफ अग्रसर होगा। आपको नहीं लगता कि
ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द नूरपुर है, फतेहपुर है, इंदौरा है, ये 4 जो एक आपका इकाई है, एक जिला है राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये बहुत पिछड़ा है। एक भी IIM नहीं है, जबकि पंजाब समीपवर्ती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कांगड़ा की टांडा को अगर छोड़ दिया जाए, और डिस्टेंस आप देखिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की रनिंग है। अक्सर शिक्षा की हम बात करते हैं, आप कॉलेज की बात करते हैं, आप IIM IIT की बात क्यों नहीं करते कि वहां पर यह फोकस होना चाहिए? आप किसी बड़े मेडिकल संस्थान की बात क्यों नहीं करते कि टांडा का वर्कलोड कम हो जाए और 1.5-2 घंटे में अगर कोई ऐसा बुरी तरीके से जकड़ा हुआ मरीज हो जिसको जिंदगी लेनी है, वो टांडा आकर अपनी दम तोड़ देता है, सांसें भूल जाता है लेना, इसकी चर्चा की नहीं होती विशाल जी? देखिए, ये सीधी बात है, आपका जो बेसिक विषय है स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल के बारे में, और तीनों क्षेत्रों में हमारी सरकार ने ईमानदारी से उस क्षेत्र में काम किया है। आपका बात सही है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आना, जिसके लिए हमारे बच्चों को यही शिक्षा मिले, उनको बाहर ना जाना पड़े, लेकिन इस दृष्टि में सोचा तो हमारी सरकार ने सोचा। आज हिमाचल में IIT खुले हैं, हिमाचल में IIM खुले हैं, हिमाचल में एम्स खुल रहा है, हिमाचल में बड़े शिक्षण और आप बात कर रहे हैं पूरे यूपी में एक एम्स खुलता है और हिमाचल में भी एक एम्स खुलता है, और हम हर विधानसभा में एम्स नहीं खोल सकते। लेकिन आपकी बात से लेकिन स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। स्वास्थ्य बेसिक नीड है और इस पे फोकस किया है। आज आप नूरपुर के हॉस्पिटल को देखिए वहां पर जाकर, और 2017 से पहले और आज वहां पर आज जितनी बेसिक जरूरत है उस हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई। और मैं अपने विधानसभा में आपको 3 क्षेत्र हैं, ज्वाली का हॉस्पिटल 50 बेड का था, उसको 100 बेड का कर दिया। क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। नगरोटा सुनिया का हॉस्पिटल 15 बेड का था, उसको 50 बेड का कर दिया। कोटला में अंग्रेजों के समय का एक हॉस्पिटल था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको CHC के रूप में प्रमोट कर दिया। नहीं करना चाहिए था। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम कॉलेज की बात नहीं कर रहे। पूरे ज्वाली विधानसभा में कोटला के अंदर अटल आदर्श विद्यालय दिया गया, कोटला के अंदर ITI दी गई, ज्वाली के अंदर डिग्री कॉलेज दिया गया, कोटला के अंदर कॉलेज दिया। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? हाँ, ये बात से मैं सहमत हूं कि इस एरिया में भी, नूरपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी ऐसे शिक्षण संस्थान भी आने वाले समय में खोले जाने चाहिए, जहां से जो क्रीम है हमारे समाज की, जो आगे जाकर के अच्छे संस्थान में पढ़ना चाहती है, उनको दूर ना जाना पड़े। देखिए, तो इसलिए पहले हिमाचल से बाहर जाते थे, आज हिमाचल में IIT है, हिमाचल में IIM है, हिमाचल में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है। लेकिन हमारे यहाँ पर तो कॉलेज भी नहीं थे हमारे विधानसभा में, आज कॉलेज खुले हैं। आने वाले समय में चाहे मेडिकल कॉलेज की बात है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात है, या अच्छे शैक्षणिक संस्थान है, वो भी समाज की जरूरत है, वो भी आने वाले समय में ज्वाली में खुलने चाहिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी आपकी राय ले लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक डेलीगेट्स हिंदुस्तान से बाहर सिक्किम राज्य चला गया, जहां पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक उस डेलीगेट में शामिल थे, और वो देखने के लिए गए थे कि पर्यटन के दृष्टिकोण से हिमाचल को और क्या नया प्रारूप से तैयार किया जाए, जो टूरिज्म को बढ़ावा मिले, टूरिस्ट यहां पर आए। विशाल जी, ज्वाली विधानसभा और फतेहपुर विधानसभा के साथ एक बहुत प्यारा लोकेशन है पौंग बांध का, जलाशय का। एक वक्त आता है जब विदेशी पक्षियां वहां पर आती हैं, मेहमान वहां पर बन के वो आते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या इस 2 विधानसभा के बीच के दायरे को, दूरी को कम करके एक टूरिज्म हब बनाना चाहिए था पौंग बांध के पास? 5 साल में क्या ये वक्त नहीं मिला कि उसको टूरिज्म के हिसाब से डेवलप किया जाए? लोग बाहर से, पंजाब से वहां मछली का स्वाद लेने के लिए आते हैं, क्या उस दृष्टिकोण से एक नया आयाम नहीं देना चाहिए था? क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं हुआ। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो प्रकृति ने इतनी देर मेरे विधानसभा क्षेत्र में दी है, और इतना सुंदर जलाशय वहां पर बनाया गया है, और उसमें स्पोर्ट्स जो है, वाटर स्पोर्ट्स और कई क्षेत्रों में काम करना चाहिए। जो विषय हमने शुरू में ही लिया है कि युवाओं को रोजगार से भी इसमें हम जोड़ सकते हैं। अगर वहां पर टूरिस्ट आता है और इस क्षेत्र में काम प्लान वे से किया जाए, और मेरा तो ये मानना है कि वो क्षेत्र, क्योंकि सारा क्षेत्र मैंने जब घूमा है, तो उसमें जो खूबसूरती है, पानी के साथ साथ वो पूरा इलाका प्लेन इलाका है। ना केवल वहां वाटर स्पोर्ट्स हो सकती है, बल्कि और भी स्पोर्ट्स वहां पर साथ में जोड़ी जा सकती है। तो इस क्षेत्र में अगर वहां से भी आएगा, रेवेन्यू भी आएगा, और साथ में लोकल युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और वर्ल्ड के मैप में नाम लग जाए कि किसी इस दृष्टि में वहां के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, और इसको राजनीति से ऊपर उठा करके आप बात कर रहे हैं। ये किसी पार्टी से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये सच्चाई है
कि ज्वाली में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जिसको लेकिन उसको उस क्षेत्र में, जैसे हमने कहा है कि रोजगार एक विषय है, युवाओं को वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी चाहिए और प्लान वे में ज्वाली के अंदर ऐसा क्षेत्र है, ऐसे एरिया है जहां पर हम कर सकते हैं। और इसके साथ हम नशे के ऊपर बात कर रहे हैं, वहां पर स्पोर्ट्स की स्टेडियम्स, ऐसे अच्छे इंडोर स्टेडियम्स बनाने चाहिए। तीसरा जो विषय है वो रोजगार और ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। इस विषय पे इस क्षेत्र में भी काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता मेरे विधानसभा में, जो कि अभी तक नहीं हुआ। चलिए, ये तो हम बात कर रहे थे ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लिए कि अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और चूंकि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म बेस्ड राज्य है, यहां बाहर के जो आगंतुक आते हैं, जो मेहमान आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उससे हिमाचल प्रदेश के सरकारी खजाने को बढ़ावा भी मिलता है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2022 के विधानसभा का चुनाव अब सर पर है और ऐसे में अगला विधायक ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से वही होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल का निशान मिलेगा। लेकिन विशाल जी, समझने वाली बात है, नया चेहरा सरकार ढूंढ रही है, नया चेहरा संगठन ढूंढ रहा है। एक वर्तमान विधायक है, दूसरा सरकार से लाभ ले रहे हैं, चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, फिर भी टिकट की चाहत है। जो बाकी युवा है, जो प्रभुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन के साथ है, उनको मौका कम मिलेगा। एक तो विधायक है, चलो मान लिया, दूसरे जो टिकट की मांग कर रहे हैं, जो फील्ड में जा रहे हैं, वो भी भाजपा की बात कर रहे हैं, वो अपनी बात नहीं कर रहे, लेकिन चेहरा उनका दिख रहा है कि नहीं, हम इस बार चुनाव में टिकट के दावेदार हैं। एक बात बताइए, जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी संगठन के साथ डंडा झंडा लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन युवाओं का भविष्य क्या है? क्या इस बार के चुनाव में जब पार्टी नया चेहरा देख रही है, उनको मौका मिलेगा क्या? देखिए, मैं पहले ही आपको शुरू में ये बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन नेतृत्व का सीधा मानना है कि इस पार्टी में मांगने वाले कार्यकर्ता को नहीं मिलेगा, काम करिए, और जो कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा उसको मांगने की आवश्यकता नहीं, उसकी चिंता संगठन करेगा। तो ये स्पष्ट है और यही कारण है, आज आप झंडे डंडे की बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक छोटे से स्तर से उन्होंने काम किया है और झंडे डंडे लगाते आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमारी भाजपा के जितने भी विधायक हैं वो इसी पद्धति से आगे निकल के आए हैं, संगठन का काम किया है, पार्टी का काम किया, जनता के बीच में गए हैं और संघर्ष करते हुए आए। लेकिन कांग्रेस में ये क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का क्राइटेरिया टिकट का बिल्कुल साफ है, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बड़ा नेता होना चाहिए, जिसका समाज में प्रभाव होना चाहिए, तभी आपको कैंडिडेट माना जाए। भाजपा के अंदर आप किस प्रकार से, आपने, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपने काम किया, कैसे किया है, उस आधार पर टिकट मिलता है। और टिकट किसी एक कार्यकर्ता को ही ज्वाली में मिलना है। हमारे विधायक हमारी पार्टी से वहां विधायक अच्छा काम किया है, सर्वे में अगर अच्छा सब कुछ आता है वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। आप वाइस चेयरमैन जी की बात कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन हमारी सरकार में है, संजय जी समाज सेवी हैं, वो काम कर रहे हैं, अगर उनको टिकट मिलेगा तो वो लड़ेंगे तो जीतेंगे। एक तरफ आपका संगठन ये कहता है, सरकार ये कहती है कि जो पहले से विधायक है, अगर उनका सर्वे में नाम आता है, अगर आवाम उनको फिर से विधायक देखना चाहती है तो टिकट मिलेगा। दूसरी तरफ आपकी संगठन ये कहता है कि नहीं जी, जो सरकार में है, चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनको टिकट की चाहत नहीं रखनी चाहिए, टिकट उनको नहीं मिलेगा। हमारा सिंपल सा सवाल है कि जब ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में जब संगठन ये कहता हो कि किसी नए चेहरे को ला करके हम प्रत्याशी घोषित करेंगे, तो जो डंडे और झंडे लगाकर कार्यकर्ता फील्ड में घूम रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनको मौका क्यों न दिया जाए? देखिए, किसको मौका लड़ने का देना, ये अधिकार तो पार्टी के नेतृत्व के पास है और पार्टी जिसको भी मौका वहां से देगी। लेकिन ये जरूरी है कि हम सब कार्यकर्ताओं को मिलजुल करके काम करना है। जिसको भी मौका देगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही जीतेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कह दिया कि कांग्रेस जिस नेता के ऊपर दाव खेलने वाली है वो कांग्रेस मजबूर है उसको खेलने की। कांग्रेस की चर्चा तो करनी, भाजपा एकजुट। सर, हम कांग्रेस के सचिव के साथ तो बैठे नहीं है 5 साल, इसी से आपको लड़ाई तो हमारी कांग्रेस पार्टी। विशाल, समझिए बात को, 5 साल हो गए आपको वहां कब्जा किए हुए, 5 साल से आपके विधायक है। जब तक कांग्रेस ने गलती नहीं किया था, कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया। कांग्रेस से लगा कि विकास नहीं हो रहा है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट। हमने भी कब तक कांग्रेस की रोना रोएंगे आप? हमने भी ईमानदारी से प्रयास किया और आज हम अपनी अचीवमेंट को लेकर के हमने भी जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ। अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, हमने पिछले 5 साल में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए हैं,
जो जनहितैषी कार्य की है उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसी आधार पर पांडे जी मैं आपको कह रहा हूं, जिस प्रकार से मैंने गांव-गांव जाकर के जनता के बीच में जो समर्थन अपनी भाजपा के प्रति देखा है, सरकार के प्रति देखा है, तो मैं पूर्ण रूप से निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेगा वो भाजपा का कैंडिडेट ही विधायक चुन करके ज्वाली की जनता जो है उसको जिताने वाली है। नहीं चलिए, तो हमें भी समझ में आता है कि जिसको वोट मिलेगा, जिसने काम किया हुआ। अच्छा, लेकिन हमारा एक अलग सा सवाल है सर कि चूंकि सरकार इस बार रिवाज बदलने जा रही है कि सरकार हमारी वही रहेगी, ऐसे में हमारा सवाल ये है कि पार्टी नए चेहरे पर दांव खेल रही है और इस सूत्र के अनुसार से हमारे पास पुख्ता खबर भी है, लेकिन टिकट उन्हीं का फाइनल होता है, सर्वे होता है, पार्टी सर्वे कराती है, कई सारी फील्ड के रिपोर्ट जाते हैं, उसमें से जो हम चौथे खंभे हैं उनकी भी भूमिका अहम होती है कि हम जो सच है वो दिखाते हैं। चुनाव लड़ने में विशाल जी साम दाम दंड भेद और धन, इन सभी की जरूरत होती है। सर्वे में कई सारे नाम गए हैं, पैनल में आपका भी नाम है। अब अगर पार्टी कहती है कि नए चेहरे पे हम दांव खेलेंगे और विशाल चौहान को मिल जाता है टिकट, विशाल चौहान चुनाव लड़ने के लिए कितने तैयार हैं और किस तरीके से देख रहे हैं, और अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं तो अगले 5 साल का उनका विजन क्या होगा? ये हमारा आखिरी सवाल होगा आपसे। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे जैसा राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है, मैं भी लड़ना चाहता हूं। अगर पार्टी मुझे सौभाग्य दे तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैंने लंबे समय से, पिछला 17 वर्ष से इसी पार्टी के अंदर मैं लगातार काम कर रहा हूं और अपनी विधानसभा के जितने नए और पुराने कार्यकर्ता उनसे मेरे मधुर संबंध है। किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी गुटबाजी में कभी फंसने का प्रयास नहीं किया और ईमानदारी से काम किया है। लेकिन टिकट देना पार्टी के अधिकार, अगर पार्टी मुझे लड़ाएगी तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और लेकिन पार्टी किसी और कार्यकर्ता लड़वाना एक है, उसको लड़वाएगी तब भी हम उतनी ही ईमानदारी से काम करने वाले हैं। लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूं, हमने काम किया है, हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में ज्वाली में अभूतपूर्व विकास किया है। हम सीना चौड़ा करके समाज के बीच में जा रहे हैं, वोट मांगने का अधिकार है हमें, हम मांग रहे हैं और जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि जिसके साथ हमारा चुनाव है, चुनाव कांग्रेस के साथ है, हमारा चुनाव ही अब विपक्ष की अगर हम बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करें? लेकिन वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखे, वो केवल एक रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं पांडे जी कि चौधरी साहब का अंतिम चुनाव है। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है कि किसी का पहला चुनाव है या अंतिम चुनाव है। सब आपको वोट चौधरी चंद्र कुमार देंगे कि ज्वाली की जनता देगी, जनता की बात, जनता तय करेगी। कांग्रेस के साथ हमारा मुकाबला, तो उसकी बातों को भी तो हमें समाज के बीच में रखना है। जिस प्रकार को, किस प्रकार से विधानसभा को ले जाना चाहते, किस दिशा में, कोई पिछले जो उन्होंने अपना लंबा समय, जो आप कह रहे हैं चौधरी साहब वहां पर रहे हैं, वो अपने रिपोर्ट कार्ड वहां नीरज भारती जी रखे क्या किया है, लेकिन वो एक ही उनका मुख्य बिंदु, उनकी कैंपेन आप देख लीजिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं और हम बार बार आप कह रहे हैं कि हर किसी को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, लेकिन पार्टी एक को ही टिकट देती है, जिसको टिकट देंगे। हम पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता बाद में है, और कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी विधानसभा में कमल का फूल खिलाने के लिए हम दिन रात ईमानदारी से काम करें, जो कि हम कर रहे हैं। 3 को छोड़िए, 4 को छोड़िए, जिस भी कार्यकर्ता को ज्वाली में, एक सामान्य से सामान्य नए कार्यकर्ता को भी टिकट दे दिया जाएगा। ज्वाली का संगठन इतना मजबूत है, हमारे पास जयराम सरकार, माननीय मोदी जी की जो योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण, जिनका लाभ ज्वाली की जनता को मिला, उनको लेकर के हम समाज के बीच में जा रहे हैं। हमारा संगठन मजबूत है, कांग्रेस कहीं नहीं टिक रही, उनके पास एक परिवार है, उसके अलावा कहीं नहीं है, ना संगठन है, ना कोई नीति है उनके पास, ना अपनी कोई अचीवमेंट्स है। और इसी सारे दृश्य को देखते हुए मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में ज्वाली की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करने वाली है, और वहां से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो निश्चित है, वो विधायक बनके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचना। और दूसरी तरफ आप खुलेआम ये चैलेंज कर रहे हैं कि चौधरी चंद्र कुमार हो या नीरज भारती हो, अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आए और आपके साथ बैठे। मैं तो खुला चैलेंज, मैंने तो शुरू में भी कहा था कि आप ओपन आइए, आप सिर्फ एक परिवार के उसमें घिरे हुए हैं, आप अपनी अचीवमेंट, क्योंकि लंबा समय ज्वाली की जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया था और उस समय आपको परफॉर्म करना चाहिए था, और अगर आपने परफॉर्म किया होता तो आज ये हालात नहीं होते कि मजबूरी में आयु के इस पड़ाव में चौधरी साहब को चुनाव लड़ना। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। तो हमारे साथ थे विशाल चौहान, जो कि पूर्व में भाजयुमो के
प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और बखूबी प्रदेश के मिजाज को समझते भी हैं। युवा के अध्यक्ष होने के नाते युवाओं की जरूरतों के बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की। इन्होंने ये नहीं समझा कि वर्तमान में हमारे विधायक है, लेकिन स्थानीय आवाम की क्या जरूरत है उस पक्ष में इन्होंने हामी जरूर भरी है। खुली चुनौती है नीरज भारती को और चौधरी चंद्र कुमार को कि अगर उन्होंने पिछले 5 वर्षों में अगर बेहतर कार्य किया है या वर्तमान में भी कार्य किया है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के चुनावी मैदान में आ जाए। फिलहाल अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशियों के लिस्ट में नाम बहुत सारे हैं। अब देखने वाली मजेदार बात यह होगी कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से अगला विधायक कौन होगा और विधायक से पहले प्रत्याशी कौन होगा। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और छोटी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ RV7 न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता